लड़की की शादी होती है, शादी के बाद वो ससुराल जाती है, लेकिन शादी से करीब 3 महीने बाद ही अपने हस्बैंड के साथ वो नेपाल देश घूमने जाती है और नेपाल से ही अचानक कहीं गायब हो जाती है। गई पति के साथ लेकिन गायब हो जाती है। पुलिस प्रशासन जब उस लड़की को खोजना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने आता है जिसको सुनने के बाद किसी को भी अपने आंखों और कानों पे विश्वास ही नहीं होता है। सच में आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पे काफी मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं लगता है फिर ये। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना बता रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला लगता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंट, और कैंट थाने के भीतर एक कॉलोनी लगता है बिलंदपुर, और इसी बिलंदपुर कॉलोनी का रहने वाला हरेराम श्रीवास्तव होते हैं। हरिराम श्रीवास्तव के उनके परिवार में पत्नी के अलावा 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां होती हैं। बड़े बेटे का नाम अमर, दूसरा बेटा प्रकाश, तीसरी बेटी अंजलि और सबसे छोटी बेटी का नाम राखी होता है। हरिराम जो कि अपने चारों बच्चों को शादी कर चुका है। राखी जिसके पति का नाम होता है मनीष सिन्हा। अब मनीष जो कि बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। राखी अपने पति के साथ ही गया जिला में रहती है। अब राखी और मनीष की शादी फरवरी 2018 में होती है। बात मैं आपसे करता हूं 31 मई 2018 की। मनीष अपने पत्नी राखी को लेकर के नेपाल की भैरवा शहर घूमने जाते हैं। अब भैरवा के भीतर होटल बुक करता है, 2 दिन तक वहां ठहरते हैं दोनों। हर जगहों पे घूमते फिरते भी है नेपाल में, लेकिन 2 जून को मनीष अपनी पत्नी से कहता है कि चलो वापस घर लौटते हैं। लेकिन राखी अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ काम है, आप चले जाइए, मैं कल तक घर वापस लौट जाऊंगी। अब मनीष जो कि एक आर्मी का जवान होता है, कुछ ही दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर पे आया था। अब मनीष राखी को वहीं पर छोड़कर वापस घर लौट जाता है, और अगले ही दिन 3 जून को अपने पत्नी के नंबर पे कॉल करता था, और राखी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। अब मनीष जब बार बार अपने पत्नी के नंबर पे कॉल करता है, राखी का मोबाइल जब ऑन ही नहीं होता है, तो मनीष अब राखी को ढूंढने के लिए फिर से नेपाल के भैरवा के उस होटल के भीतर जाता है, जहां पर दोनों 2 रात 2 दिन तक ठहरे थे। होटल के भीतर जाकर के होटल मैनेजर से जब अपनी पत्नी राखी के बारे में जब होटल मैनेजर से बातचीत करता है, तो होटल मैनेजर बताता है कि राखी 2 जून की होटल खाली करके चली गई। अब होटल मैनेजर जैसे इस तरह की बातें कहता है, यह बात सुन करके मनीष भी एकदम से चौंक जाता है। अब उसके बाद से मनीष राखी को एरिया में तमाम जगहों पे ढूंढता है, तमाम रिश्तेदारों को कॉल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी राखी का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए मनीष इस बात की जानकारी राखी के भाई अमर को दे देता है। अब इधर अमर को जब ये बात पता चलता है कि उसकी बहन राखी कहीं गायब हो गई है, अमर भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता और अपने ही नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर के कैंट में मनीष के ऊपर ही अपनी बहन का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देता है मनीष के ऊपर। इधर मनीष जब वापस लौटता है, पुलिस मनीष को अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है। फिर मनीष से राखी के बारे में पूछताछ करने लगती है। अब मनीष कहता है कि साहब, मैं खुद ही अपने पत्नी को लेकर के काफी परेशान हूँ, काफी चिंतित हूँ। मैं खुद हर जगह पे ढूंढ रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इस केस की तहकीकात करें, अच्छे से छानबीन करें। पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है, मनीष के विरोध में कुछ भी सबूत नहीं पुलिस को मिलता है, तो आखिरकार पुलिस मजबूर होकर मनीष को उसी समय छोड़ देती है। लेकिन फिर राखी के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का CDR निकलवाती है। अब CDR को जब चेक करती है तो पता चलता है राखी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन नेपाल का भैरवा का ही दिखाई रहा। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार राखी बिना किसी को कुछ कहे सुने कहां चली गई। अब पुलिस जब अपने तमाम प्रयास कर लेती है, राखी के बारे में जब कुछ भी पता नहीं चलता है, पुलिस फिर से जो है मनीष को थाने में बुलाती है और फिर से मनीष से पूछताछ करती है। तब जाकर के मनीष पुलिस को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसको सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। अब मनीष पुलिस वालों को बताता है, साहब, राखी का मुझसे शादी पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले राखी ने एक और शादी कर, और राखी के पहले पति का नाम होता है डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो इसी गोरखपुर के आर्यन अस्पताल के संचालक होते हैं। अब जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र का नाम सामने आता है, सुन करके पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार पुलिस अब डॉक्टर धीरेन्द्र से कैसे पूछताछ करे, क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र कोई लोकल व्यक्ति नहीं होता, एरिया में उसका अच्छा खासा नाम होता है। साथ ही साथ मनीष पुलिस वालों को यह भी बताता है कि साहब, राखी ने डॉक्टर धीरेन्द्र से बिना तलाक लिए मुझसे दूसरी शादी कर ली थी। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को भी कहीं ना कहीं
डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब डॉक्टर धीरेंद्र के बारे में खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस जब राखी का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है उसमें राखी ने करीब 2 जून को डॉक्टर धीरेंद्र से भी बातचीत की हुई थी। डॉक्टर धीरेंद्र ने ही राखी को कॉल किया था। लेकिन इतनी से डिटेल्स के आधार पर पुलिस डॉक्टर धीरेंद्र को अपने साथ गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर धीरेंद्र राखी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई जानता होगा। इसीलिए पुलिस इस केस की और अंदर तहकीकात करना शुरू कर देती है। पुलिस जब डॉक्टर धीरेंद्र के बारे में उसका कुंडली खंगालती है तो आखिरकार पुलिस प्रशासन के सामने 2 लोगों का और नाम सामने आता है, जिसके भीतर एक का नाम होता है दीपक निषाद, दूसरे का नाम होता है प्रमोद सिंह। दरअसल ये दोनों कोई और नहीं होते बल्कि डॉक्टर धीरेंद्र के ही कंपाउंडर होते हैं। 2 जून 2018 को इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन नेपाल के उसी एरिया का दिखाई दे रहा था जहां पर आखिरी लोकेशन राखी का भी दिखाई पड़ता है। पुलिस वालों को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर जो है दीपक और प्रमोद इन दोनों को अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है और फिर इन दोनों से राखी के बारे में पूछताछ करती है। ये दोनों ही बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दोनों पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब हमने जो कुछ भी किया है ना, वो अपने मालिक डॉक्टर धीरेंद्र के कहने पे किया है। दरअसल उस दिन हमारा मालिक भी हमारे साथ ही थे। जैसे ही डॉक्टर धीरेंद्र का जो है उपस्थिति होने की बात पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस के पास अब पूरा पुख्ता सबूत मिल जाता है। पुलिस इन दोनों के ही कहने पे डॉक्टर धीरेंद्र को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। और पुलिस जब डॉक्टर धीरेंद्र को अपने साथ गिरफ्तार कर लाती है थाने, तो उसके थाने में डॉक्टर धीरेंद्र जब अपने सामने दोनों अपने ही कर्मचारी को देखता है तो देखते ही समझ जाता है कि मामला अब खुल चुका है। डॉक्टर धीरेंद्र भी तुरंत अपनी सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। डॉक्टर धीरेंद्र पुलिस वालों को कहता है कि साहब देखिए, 2 जून को ही नेपाल के भीतर राखी की हत्या हो गई है और इसकी लाश नेपाल के पोखरा के जंगल के झाड़ियों में पड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र जब इस हत्याकांड के बारे में पूरी कहानी बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद राखी के पति मनीष के अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है इस साल 2006 में होती है, जब राखी की शादी ही नहीं हुई थी। राखी के पिता हरेराम की अचानक तबीयत खराब होती है, इसीलिए बड़ा बेटा अमर हरेराम को लेकर के डॉक्टर धीरेंद्र के अस्पताल में एडमिट करवाता है। कुछ दिनों तक हरेराम जब अस्पताल में एडमिट होते हैं, उसके सारे बच्चे बारी बारी से उसको देखने जाते थे। इधर राखी भी जब अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल जाती है, उसी दौरान जब डॉक्टर धीरेंद्र पहली बार राखी को देखता है तो राखी की खूबसूरती को देख पहली नजर में वो प्यार कर बैठता है। उसके बाद से डॉक्टर धीरेंद्र भी बेहतर तरीके से हरेराम की काफी इलाज अच्छे तरीके से करता है। राखी जब भी अपने पिता को देखने जाती है, डॉक्टर धीरेंद्र अपना सारा काम छोड़ करके हरेराम को ही देख रेख में जुट जाता है, जिसको देख करके राखी को भी काफी अच्छा लगता था। राखी को भी कहीं ना कहीं यह एहसास होने लगता है कि डॉक्टर धीरेंद्र जो है उसको पसंद करने लगा। आखिरकार ना चाहते हुए भी डॉक्टर धीरेंद्र और राखी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद हरेराम डिस्चार्ज होकर के अपने घर लौट जाता है। उसके बाद से राखी और डॉक्टर धीरेंद्र से मिलने के लिए अक्सर अस्पताल में आना जाना शुरू कर देते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही करीब 1 साल का समय बीतता है, आखिरकार राखी को डॉक्टर धीरेंद्र की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। अब डॉक्टर धीरेंद्र जो कि ऑलरेडी पहले से शादीशुदा होता है, डॉक्टर धीरेंद्र की पत्नी का नाम होता है उषा सिंह। इधर राखी को जैसे ही पूरी सच्चाई पता चलती है, राखी के पैरों तले कहते हैं ना एकदम से जमीन ही हिल जाती है। डॉक्टर धीरेंद्र से राखी कुछ बताए ही गोंडा के भीतर चली जाती है और गोंडा में जाकर के बीएड में एडमिशन ले लेती है और वहीं पर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। डॉक्टर धीरेंद्र को जब पता चलता है कि राखी उससे बातचीत करने की कोशिश ही नहीं अब कर रही है, डॉक्टर धीरेंद्र भी परेशान हो जाता है और आखिरकार एक दिन समय निकाल करके गोंडा डॉक्टर धीरेंद्र पहुंच जाता है और जाकर के राखी से बातचीत करता है कि आखिरकार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तब जाकर के राखी डॉक्टर धीरेंद्र की सारी सच्चाई बता देता है। वो कहती है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम शादीशुदा नहीं हो। इस पे डॉक्टर धीरेंद्र कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताना ही वाला था, लेकिन हमें कभी मौका ही नहीं मिला था। लेकिन तुम यकीन करो, मैं तुमसे
बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ चलो। इस तरह की जब बातें कहता है डॉक्टर धीरेंद्र, तो इस पे राखी डॉक्टर धीरेंद्र के सामने एक शर्त रखती है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। डॉक्टर धीरेंद्र राखी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता, बल्कि साल 2011 के भीतर आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों शादी भी कर लेते हैं। इधर राखी जैसे ही डॉक्टर धीरेंद्र से शादी कर लेती है, इस बात की जानकारी जब उसके पिता और भाइयों को पता चलता है, सब के सब काफी गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन राखी का पिता जो है इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और इसी कारण से उनकी मौत हो जाती है। अब राखी के पिता जैसे इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, उसके बाद से राखी के भाई जो होते हैं उससे राखी से रिश्ता खत्म कर लेते हैं। डॉक्टर धीरेंद्र जब राखी से शादी करके घर लेके आता है, तो इसी गोरखपुर के एक इलाके के भीतर एक फ्लैट खरीदता है, उसमें राखी के साथ वो रहने लगता है। कभी राखी के साथ में समय बिताता, तो कभी अपने पत्नी उषा के साथ चला जाता। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र जब राखी से शादी करता है, इस बात की जानकारी डॉक्टर धीरेंद्र की पत्नी उषा को नहीं पता चलता। लेकिन जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, आखिरकार डॉक्टर धीरेंद्र की पहली पत्नी उषा को सारी सच्चाई पता चल जाता है। उषा को जब ये बात पता चलता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया है, वो अपने पति के खिलाफ चली जाती है और साथ ही साथ अपने पति को धमकी देते हुए वो बोलती है कि अगर तुमने राखी को नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। इधर डॉक्टर धीरेंद्र की हाल कुछ इस प्रकार से तब तक हो जाती है कि न तो अपने पत्नी को छोड़ पाता और न ही राखी को बगैर वो रह सकता। अब उसको ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। कई बार उषा के कहने के बाद भी डॉक्टर धीरेंद्र जब राखी को नहीं छोड़ता, आखिरकार उषा अपने पति के ऊपर भी एक मुकदमा दायर करवा देती है। लेकिन जैसे मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर राखी जो है गर्भवती हो चुकी थी। राखी जब अपने बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म देती है और जन्म के दौरान उसके बच्चे की मौत हो जाती है, जो सदमा राखी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और काफी गुमसुम रहना शुरू कर देती है। राखी इस प्रकार से गुमसुम रहती है कि उसकी खूबसूरती भी अब दूर दूर तक ढलती जाती थी। राखी की जब खूबसूरती डॉक्टर धीरेंद्र को जब दिखाई नहीं पड़ता था, तो डॉक्टर धीरेंद्र भी अब राखी से दूरियां बनाने लगता है। दरअसल डॉक्टर धीरेंद्र को भी अब राखी पसंद नहीं आती है। जब उससे दूरियां बनाने लगता है, इस चीज का एहसास राखी को भी हो जाता है। राखी डॉक्टर धीरेंद्र से कहती है कि मुझे छोड़ने की कभी तुम कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे कारण से मैंने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया है। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। अब दरअसल डॉक्टर धीरेंद्र ये बात फैसला कर चुका था कि वो राखी को छोड़ करके उषा के साथ रहेगा। लेकिन जैसे अपने दिल की बात वो कहता है, इस बात के ऊपर राखी इस प्रकार से गुस्से में आती है कि साल 2017 के भीतर डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर रेप और अपहरण का मुकदमा दायर करवा देती है। ये मुकदमा जैसे ही डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर दर्ज होता है, अब इलाके के भीतर डॉक्टर धीरेंद्र की भी काफी बदनामी होने लगती है। उसकी छवि इस प्रकार से धूमिल होती है कि इस वजह से उसके अस्पताल के भीतर मरीजों का आना जाना भी कम हो जाता है। इस केस से डॉक्टर धीरेंद्र के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर धीरेंद्र काफी टूट जाता है। वो राखी के नंबर पे कॉल करते हुए कहता है कि तुमने जो केस किया है वो वापस तुम ले लो, बदले में तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। राखी डॉक्टर धीरेंद्र से कहती है कि जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ उन फ्लैट तुम मेरे नाम पे कर दो। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र वो फ्लैट राखी को देने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उस फ्लैट की कीमत करोड़ों में होती है। इसी बात को लेकर के डॉक्टर धीरेंद्र और राखी के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तभी इसी दौरान राखी के जीवन में इधर मनीष शामिल हो जाता है। मनीष वैसे तो बिहार के गया जिला के रहने वाला होता है, लेकिन जहां पर राखी रहती है उसी के बगल में मनीष का एक रिश्तेदार रहता था, जिसको मिलने के लिए अक्सर मनीष आते जाते रहता था। इधर मनीष और राखी का जब आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार फरवरी 2018 के भीतर दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन राखी जब मनीष से शादी कर लेती है, अपने पिछले जीवन के बारे में सारी बातें बता देती है। मनीष जो कि बेहद ही सीधा साधा व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि दिल का काफी सच्चा होता है। मनीष अपने पत्नी को समझाते बुझाते हुए कहता है कि पिछले जीवन में जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उसको तुम भूल जाओ और फिर हम एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन राखी जब मनीष से शादी कर अपने ससुराल चली जाती है, इसके बावजूद भी डॉक्टर धीरेंद्र से बातचीत करना बंद ही नहीं करती। अब
डॉक्टर धीरेंद्र के ऊपर उस फ्लैट को अपने नाम करवाने के लिए तरह तरह की धमकियां राखी देने लगती है, जिसके कारण जो डॉक्टर धीरेंद्र भी काफी परेशान हो जाता है। डॉक्टर धीरेंद्र राखी से इस प्रकार से परेशान हो गया था कि आखिरकार राखी को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। इसीलिए राखी को इस दुनिया से हटाने के लिए डॉक्टर धीरेंद्र जो है राखी से प्यार मोहब्बत से काफी बातचीत करने लगता है। इधर राखी मनीष से शादी तो कर लेती है, लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र का प्यार जो है कभी वो भूल ही नहीं पाती। अब डॉक्टर धीरेंद्र जब फिर से राखी से प्यार मोहब्बत से बात करता है, राखी भी डॉक्टर धीरेंद्र की बातों में फंस जाती है। 2 जून 2018 को जब राखी अपने पति मनीष के साथ नेपाल के भैरवा के भीतर घूमने जाती है, वहीं से फोन करके डॉक्टर धीरेंद्र से वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ नेपाल के भैरवा में घूमने के लिए आई हूँ। जैसे नेपाल में होने की बात वो कहती है, डॉक्टर धीरेंद्र को भी काफी बेहतर मौका मिल जाता है। डॉक्टर धीरेंद्र अपने प्लान में अपने 2 कर्मचारी, 2 कंपाउंडर को शामिल कर लेता है, जिसमें एक का नाम होता है दीपक निषाद और दूसरे का नाम होता है प्रमोद सिंह। और 2 जून को इन दोनों को लेकर के एक गाड़ी को किराए पे लेता है और नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन डॉक्टर धीरेंद्र जब नेपाल के लिए रवाना होता है तो जानबूझ करके अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था पुलिस जरूर चेक करेगी। और जाकर के नेपाल में अपने ही स्टाफ के मोबाइल से राखी से बात, राखी जैसे ही डॉक्टर को लोकेशन बताती है, वो अपने दोनों स्टाफ को लेकर के वहां पहुंच जाता है। राखी को अपने गाड़ी में बैठाकर पोखरा की तरफ रवाना होता है। पोखरा में जब वो दोनों तीनों जाते हैं, वहां जाकर के एक होटल बुक करते हैं। दोनों 2 कमरे लेते हैं। एक कमरे के भीतर डॉक्टर धीरेंद्र के दोनों स्टाफ होते हैं और एक कमरे के भीतर डॉक्टर धीरेंद्र राखी के साथ ही रहता है। रात के समय जब दोनों खाना पीना खाते हैं, डॉक्टर धीरेंद्र राखी के खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला देता है, जिसके खाने के बाद रात के करीब 11-12 बजे के आसपास राखी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसके बाद से डॉक्टर धीरेंद्र दरिंदगी की सारी हदें उसके साथ पार कर देता है। जब राखी की जब तबीयत अस्वस्थ होती है, डॉक्टर धीरेंद्र राखी को लात घूंसों से काफी पिटाई कर देता है। इस प्रकार से उसकी पिटाई कर देता है कि वहीं पे राखी की मौत भी हो जाती है। अब राखी की जैसे मौत होती है, डॉक्टर धीरेंद्र अपने दोनों कंपाउंडर को बुलाता है और राखी की लाश को गाड़ी में लाद कर वहां से निकलते हैं और पोखरा के पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं और पहाड़ियों से ही राखी की लाश को जंगल के भीतर फेंक देते हैं। उससे पहले डॉक्टर धीरेंद्र राखी का मोबाइल ले लेता है और उसको स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद से तीनों वापस अपने घर लौट जाते हैं। सच में डॉक्टर धीरेंद्र जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस डॉक्टर धीरेंद्र के कहने पर उसके अपने साथ लेकर के उसके बताए हुए जगह पे पहुंचती है। आखिरकार उस पहाड़ी के जंगल से जो है राखी की लाश बरामद हो जाती है। उसके बाद से पुलिस जो है डॉक्टर धीरेंद्र के कहने पे उसके दोनों कंपाउंडर को भी अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन सब पे हत्या जैसे मामले में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।